जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल IAS माय टारगेट पे। तो हर दिन के भांति जो है इस चैनल पे डेली का एक प्रश्न को सॉल्व करना रहता है, जो कि यूपीएससी सीएससी एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न रहते हैं। यानी कि हम अभी PYQ कर रहे हैं, ठीक ना। तो 2024 में जो प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें सब्जेक्टिव में जो है सबका सॉल्व करने का मतलब सबका आंसर देने का अपना अपना दृष्टिकोण होते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव है। यही ऑब्जेक्टिव रहते तो सबका यदि आंसर मेरा बी निकला है तो आपका भी 100% श्योर की ऑप्शन बी ही निकलेंगे। अब इसमें कैसे निकले, कैसे का जवाब जो है सबका अलग अलग तर्क रहते हैं। हम इस दृष्टि से समझे और आप अलग दृष्टि से समझे, तो इसलिए हमने ऑप्शन बी को टिक किया और आप अलग दृष्टि से समझ के ही ऑप्शन बी को ही टिक किए। इसी तरह से होते हैं। तो इसी तरह से हम सब्जेक्टिव में जो प्रश्न को कवर कर रहे हैं वो अपने दृष्टि से कर रहे हैं, ठीक ना। हमारा माइंड सेटअप यानी कि प्रश्न को लेकर के जो हमारे माइंड में जो एक प्रश्न का आंसर उभरा, वही आंसर हम आप लोगों के समक्ष लिखते हैं और प्रस्तुत करते हैं, ठीक ना। तो इससे पहले हमको मान लीजिए डायरेक्ट, तो अभी कैमरा के समक्ष ऑन द कैमरा एक बार भी भूलते नहीं, डायरेक्ट लिखते रहते हैं। तो आप लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाते होंगे कि एक बार पेन रुकते नहीं है, कितना अच्छा से लिख लेते हैं। लेकिन असल में इसके पीछे बहुत सारी राजें हैं। मान लीजिए जैसे हम प्रश्न को पहले पढ़ते हैं, जैसे स्टडी करते हैं ना, तो स्टडी के दरमियान पता चलता है ये प्रश्न हम PYQ में पढ़े हैं, तो ये भी माइंड में याद रहते हैं कि ये वाला प्रश्न हम कहीं पढ़े हैं। तो कहाँ, तो PYQ में। जब स्टडी करते हैं तो उसमें जो इससे रिलेटेड टॉपिक रहते हैं तो थोड़ा बिंदु उससे उठा के अपना नोट्स में जो ऐड किए हैं वो बिंदु को यहाँ पे रख देते हैं। उसके बाद आगे चैप्टर जब कवर करते हैं तो जहाँ जहाँ मतलब पूरा नोट्स में इस प्रश्न से रिलेटेड जहाँ जहाँ मुद्दा मिल जाते हैं उसका विश्लेषण करके एक कॉपी में पहले एडजस्ट करते हैं और अपने आप को पूरा उन प्रश्न का आंसर को पढ़ के निचोड़ निकाल लेते हैं कि नहीं ये सही रहेगा एग्जाम हॉल में लिखने का तरीका, ठीक ना। तो उसी को पहले लिख के कवर कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों के बीच हम लिखते हैं इस तरह से, ठीक ना। यानी कि डेली का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोगों के सामने। तो चलिए आज का प्रश्न आप लोगों को दिखाते हैं, फिर आप लोगों के कैमरा के समक्ष सॉल्व करेंगे। इसके लिए भी हम प्रिपरेशन कर चुके हैं, इसीलिए ये प्रश्न आप लोगों के बीच सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रश्न 8 का C आज हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि A और B कवर कर लिए हैं, जो नहीं देखे हैं एक बार आप लोग पीछे वाला वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि आप लोग अच्छा से समझ जाइएगा हम क्या कर रहे हैं वीडियो में, ठीक ना। तो देखिए ये प्रमाण स्वरूप दिखाते हैं कि आप लोग चेकआउट भी कर सकते हैं। upsc.in.com पे जाइएगा तो ऑफिशियल वेबसाइट, यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा तो CSE मेन एग्जामिनेशन 2024 सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 का पेपर यदि डाउनलोड कीजिएगा, जिसमें प्रश्न पत्र जनरल स्टडीज पेपर 4 यानी कि GS 4 को जब डाउनलोड कर दिएगा तो ये सेम प्रश्न आपका मिल जाएंगे, ठीक ना। ये पिछले बार पूछे गए थे, उन्हीं का हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये देखिए A और B को हम कवर कर लिए हैं, जिसमें टिक लगा दिए हैं। तो आज का क्लास रहेगा C पे, तो C को कवर करेंगे। ये केस स्टडी है, कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट कर दिए हैं। आप लोग यदि एक बार उनको देख सकते हैं, एक बार पढ़ लीजिए इनको, आप लोग को भी प्रश्न समझ में आने लगेंगे। तो अब उनका आंसर अपने तरीका से, आप इस केस स्टडी को पढ़िएगा तो आप अपने तरीका से दीजिए, हम पढ़े तो हम अपने तरीका से दे रहे हैं। सबका अपना अपना तरीका होते हैं, उसमें जिसका सबसे यूनिक और सबसे बेस्ट तरीका होते हैं यूपीएससी उन्हीं को सिलेक्ट करते हैं, ठीक ना। तो इसलिए अपना लोग सब मिल के स्टडी करते हैं। तो चलिए हम अपना आंसर राइटिंग आप लोगों के बीच प्रस्तुत करते हैं। पेपर को हटा दिए हैं, ठीक। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहे हैं, प्रश्न पढ़ के सुना देते हैं, फिर आंसर राइटिंग प्रारंभ कर देंगे। क्योंकि आप लोगों को बता दें कि कुछ दिन तक वीडियो नहीं आ पाएंगे, ठीक ना, क्योंकि मुंडन भी है हमारा और साथ ही एग्ज़ाम भी 14 तारीख से फाइनल ईयर का प्रारंभ हो रहा है, खास करके मेरा। तो इसी वजह से थोड़ा बाधित रहेंगे। तो कम्युनिटी पोस्ट पे जब हम आंसर राइटिंग करेंगे, आंसर राइटिंग तो नहीं छूटेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, तो आंसर राइटिंग का प्रयास करेंगे। फोटो कम्युनिटी पोस्ट पे डाल देंगे, वीडियो नहीं बना पाएंगे, क्या है कि गीत उत होंगे, भगत वगैरह होंगे घर में, तो बहुत सारा शोरगुल होंगे, तो इसलिए वॉइस थोड़ा क्लियर नहीं आएंगे, जिस वजह से वीडियो में आप लोगों को दिक्कत होंगी। हम तो सीधा कार्टेज लगाएंगे कान में, कुछ भी बाहर बजे अपना पढ़ाई पे फोकस रहेगा, किसी का आवाज़ ही कान में नहीं आएंगे, ठीक ना। तो इस तरह से अपना क्लास नहीं रुकेंगे, बाकी आप लोग का जरूर रुक जाएंगे। तो चलिए आंसर राइटिंग शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न 8 का C कह रहे हैं। आप लोगों के पास यदि PYQ पेपर है GS 4 तो उनको देखिए, प्रश्न संख्या 8 में C। तो C कह रहे हैं उपयुक्त परिदृश्य में पुलिस बल की खुफिया जानकारी एकत्र करने की प्रणाली को बढ़ाने के लिए आप क्या कार्य योजना सुझाएंगे, मतलब डायरेक्शन बताएंगे क्या आप। तो इसमें हम लिखेंगे आंसर में, देखिए खुफिया जानकारी जो है, यहाँ से म्यूट हो जाएंगे।
ये रहा आज का आंसर, ठीक ना। तो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिए। बाकी आप लोग अपना माइंड सेटअप जरूर बताइएगा। आप लोग अपना आंसर जब लिखिएगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार पढ़ के सुना देते हैं। तो देखिए तीसरा का प्रश्न का आंसर लिखे। तीसरा प्रश्न कह रहे थे सी, 8 का सी, ठीक ना। तो 8 का सी प्रश्न कह रहे थे कि उपयुक्त परिदृश्य में पुलिस बल की खुफिया जानकारी एकत्र करने की प्रणाली को बढ़ाने के लिए आप क्या कार्य योजना सुझाएंगे। यानी कि ये जो पूरे केस स्टडी जब पढ़िएगा, ये जब पूरा केस स्टडी आप पढ़िएगा तो इस केस स्टडी में एक व्यक्ति है, यानी कि रमन नाम है, ठीक ना, रमन। तो ये व्यक्ति रमन है। तो रमन से रिलेटेड प्रश्न है। तो आप जो है रमन को इस केस स्टडी से ये प्रश्न किए कि इस परिदृश्य में आप एक योजना सुझाएं, ठीक ना। आप यानी कि एस्पिरेंट हैं, आप जो भी हैं जो इस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो इस दृष्टि से जो है इनको एक योजना बताना है। इसमें हम अपना तरीका योजना बनाने के लिए बोले, ठीक है। लिखने का तो बहुत सारे चीज़ लिख सकते थे, जैसे मान लीजिए कोई गांव है, एक सपोज मान लीजिए इनसे अलग थोड़ा चलते हैं, प्रश्न ये सारा चीज़ को छोड़ के अलग चलते हैं। मान लीजिए एक गांव है, गांव में अधिकतर बेरोजगार युवा जो है वो काम की तलाश में, यानी कि अपना घर का आर्थिक स्थिति सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई ना कोई कार्य तो ढूंढेंगे जिससे उसे पैसा आए, ठीक ना। और इसी गरीबी का फ़ायदा कौन उठा लेते हैं, तो यहाँ पे खुफिया एजेंसी कहते हैं, ड्रग्स वाले जो गलत धंधा में लगा देते हैं, ठीक ना, जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, ये लोग इन्हीं लाचारी का फ़ायदा ये लोग उठा लेते हैं। अब यहाँ पे बात सोचने वाली ये है, यदि इन लोगों में के अंदर बेरोजगारी नहीं रहते तो क्या ये लोग इस तरह का धंधा करते, क्या ये लोग समाज को परेशान करते, नहीं ना। तो इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा हम मानते हैं तो बेरोजगारी को। और बेरोजगार क्यों है, तो अशिक्षित है। तो बेरोजगार में भी कई कारण हो सकते हैं, या तो उसे सही मूल्य पे ज्ञान नहीं मिला, या तो सही से उन्होंने ज्ञान को ग्रहण नहीं किया, ठीक ना। लेकिन वर्तमान का तो शिक्षा व्यवस्था भी थोड़ा बहुत ही अलग टाइप का है, तो अभी शिक्षा व्यवस्था पे कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही हम भी इस वहाँ तक पहुँच रहे हैं, यानी कि इस रास्ता को अपनाए हैं। तो हालांकि अभी शिक्षा का विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि सहारा अभी हमारा शिक्षा ही है। तो अभी जैसा भारत का शिक्षा नीति है उन्हीं के अनुकूल चल के इनके मुकाम तक पहुँचना है, उसके बाद अपना नीति के बारे में बताना है। तो सीधी सी बात यह है कि जब युवा बेरोजगार होंगे तो उस पर आतंकवादी जो गतिविधि को बढ़ावा दे रहे हैं वो आराम से अपना प्रभाव उस पर स्थापित कर लेंगे, क्योंकि युवा को भी पैसा चाहिए, और पैसा जो देंगे चाहे वो गलत हो या सही हो या खराब हो, जो उनको पैसा देंगे वो उन्हीं के लिए काम करेंगे, ठीक ना। इसी को देखते हुए सरकार का जो नीति है, कानून है, तो मान लीजिए पुलिस क्या काम वहाँ पे योजना बनाएंगे जिससे ये आतंकवाद को बढ़ावा ना मिले। तो इसी से रिलेटेड हमने प्रश्न का आंसर लिखे, जिसमें आंसर में लिखे कि खुफिया जानकारी, यानी कि खुफिया जानकारी का मतलब होता है कि वो एक गोपनीय हो, जो कि दो व्यक्ति के मध्य ही रहे और तीसरा को भनक तक ना लगे, इसी को खुफिया सूत्र कहते हैं, ठीक है। खुफिया जानकारी, एक खुफिया जानकारी देने वाला और एक जानकारी लेने वाला, इन्हीं दोनों के बीच रहते हैं। तो खुफिया जानकारी एकत्र करना आतंकवाद से निपटने की रीढ़ है। इसे सशक्त बनाने हेतु रमन निम्नलिखित कार्य योजना बना सकते हैं। यानी कि हमने यहाँ पे कुछ कार्य योजना सुझाए रमन को, क्या कि यहाँ पे रमन है ना, रमन को ही सुझाए। ये रमन क्या है, वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं, यानी कि ये DG पद पे वरिष्ठ है, तो अब DG पद पे, तो इसलिए इन्हें एक राज्य के DG के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अब ये DG है, ठीक है। तो वही यहाँ पे आतंकवाद को रोकना है, तो इसी से रिलेटेड हमने आंसर में लिखे। तो यहाँ पे हमने सुझाए 1 2 3 4 5 सुझाव दिए। पहला सुझाव दिया स्थानीय स्तर पे जो है खुफिया नेटवर्क बनाना, वो जो है इन सूचनाओं से अवगत होने के लिए एक गोपनीय रूप से एक सूचना तंत्र स्थापित कर दे। और गोपनीय सूत्र आपका विश्वास पात्र तो वही मिलेंगे ना जो सत्य की राह पे ज़्यादातर चलते हो। जैसे मान लीजिए आप लोगों का स्कूल हो गए, स्कूल में 10th 11th 12th सबका बच्चा जो है आपको आराम से मिल जाएंगे। जो देशभक्त होंगे, वो सही मायने में जो देश का सेवा करना चाहते हैं, वहाँ से उनकी भावनाओं के साथ जो है एक संगठन के रूप में बना सकते हैं और उनसे छोटा छोटा टास्क के रूप में कार्य भी करवा सकते हैं। लेकिन अपना यहाँ शिक्षा व्यवस्था ऐसा है नहीं। जो पढ़ रहे हैं तो एकदम पढ़ते जाओ 8-8 घंटा 10-10 घंटा पढ़ते रहो, बाद में पता चलते हैं कि यही ढेर, इसलिए क्या आगे कुछ नहीं करना चाहते शिक्षा व्यवस्था, अभी यही शांत रहते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से जो है बना सकते हैं। और दूसरा हम बताए हैं
साइबर खुफिया सेल की स्थापना, यानी कि अभी वर्तमान में जो परिस्थिति चल रहे हैं, वर्तमान की बात करें तो छोटी बातें बहुत बड़ा बन जाती हैं। ये किसके माध्यम से बनते हैं? तो सोशल मीडिया के माध्यम से। तो दूसरा हम बताएं यहाँ पे साइबर खुफिया सेल, और सोशल मीडिया पे जो संकेत मिल रहे हैं उसमें कहाँ तक सत्य है कहाँ तक असत्य है, उनके लिए भी एक संगठन बनाना होगा। और तीसरा लिखें पुलिस व खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय, और पुलिस और खुफिया एजेंसी जो दो व्यक्ति के बीच में जो शब्द रहते हैं उन्हीं को खुफिया सूत्र कहते हैं या खुफिया जानकारी कहते हैं। तो ये खुफिया बातों में दोनों आदमी में जो है एक समन्वय हो, दोनों में झगड़ा ना हो, ऐसा कोई द्वंद्व शब्द ना बोल दे जो इनके अंदर कुछ और चल रहे हैं इसके अंदर कुछ और चल रहे हैं, दोनों में मतभेद ना हो, यानी कि टकराव दोनों में ना हो, दोनों समन्वय बना के रहे, दोनों का मत मिले, और इस दृष्टि से इनका सारा जानकारी ये एकत्रित करे, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे लिखे हैं पुलिस व खुफिया एजेंसियों के बीच जो है समन्वय हो। और चौथा लिखे हैं तकनीकी संसाधनों में निवेश हो। और पांचवा लिखे हैं जन भागीदारी आधारित सूचना। सबसे बड़ा ये चीज़ जरूरी है, यदि उस एरिया का जनता आपके सपोर्ट में है तो आप ये काम करने में सफल 100% हो जाइएगा, ठीक है ना। तो इसी को देखते हुए आंसर दिए हैं, तो इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड कर दिए हैं। तो देखिए ऐड क्या किए हैं। पहला, स्थानीय स्तर पे जो खुफिया नेटवर्क बनाना, तो इसमें हम लिखे हैं गांव स्कूल को ही टारगेट कर दिए हैं। इसमें गाँवों स्कूलों व मोहल्लों में विश्वास पात्र संपर्क सूत्र नियुक्त करना। तो विश्वास पात्र तो आपको युवा मिलेंगे, और युवा यदि स्कूल में हैं जो डेली पढ़ाई और देश भक्त के रूप में, मतलब देश को हमेशा अर्पित रहते हैं, उनको हमेशा वही शिक्षा भी दिया जाता है, तो संभवतः वो आगे बढ़ेंगे और उनके थ्रू उनका गार्जियन पेरेंट लोग भी आगे बढ़ेंगे। तो मोहल्लों में विश्वास पात्र संपर्क नियुक्त हो। उसी प्रकार दूसरा लिखें साइबर खुफिया सेल की स्थापना, सोशल मीडिया की निगरानी हेतु विशेष प्रशिक्षित साइबर टीम तैयार करना। इसलिए टाइम तैयार करना है क्योंकि फेक न्यूज बहुत ज़्यादा चलते हैं, इसलिए फेक सूचना से सावधान होना पड़ेगा, इसलिए इनका निर्माण जरूरी है। उसके बाद पुलिस व खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय, एक साझा प्लेटफॉर्म के जरिए जो है सूचना का त्वरित आदान प्रदान होना चाहिए। और चौथा लिखे हैं तकनीकी संसाधनों में निवेश, जैसे AI आधारित निगरानी, डेटा एनालिटिक्स व फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, ठीक ना। उसके बाद पांचवा लिखे हैं जन भागीदारी आधारित सूचना, जिसमें कि नागरिकों को प्रशिक्षित कर खुफिया सूचना साझा करने हेतु प्रोत्साहन देना, ठीक ना। तो ये कुछ पॉइंट थे जो रमन अपना सकते हैं, ये हमारा सुझाव था। तो इस बहुपक्षीय रणनीति से पुलिस बल की खुफिया क्षमताएं उन्नत होगी और आतंकी नेटवर्क पर प्रभावी रोक लग सकेगी। तो इस तरह से वो अपने एरिया में आतंकवाद से थोड़ा छुटकारा मिल जाएगा, थोड़ा नहीं मतलब लगभग वो रोकने के लिए सज्ज हो जाएंगे, और संभवतः वो नष्ट भी कर सकते हैं। इस तरह से आतंकवाद फैलेंगे भी नहीं, तब तो जो भी होंगे आपसी मतभेद हो जाएंगे, बाहरी कोई आ नहीं सकते। तो चलिए आज का आंसर राइटिंग जो लिखे कैसा रहा, बाकी अब कल हम बात करेंगे प्रश्न 9 के बारे में, ठीक है ना। तो प्रश्न 9 देख लीजिए, इनको हम कम्युनिटी पोस्ट पे यदि पोस्ट कर दिए तो कर दिए, नहीं तो प्रयास रहेगा आंसर लिखने का, चूँकि आगे थोड़ा फंक्शन वगैरह भी है। यदि टाइम मिलेंगे तो ज़रूर बनाएंगे आप लोगों के लिए वीडियो, यदि नहीं मिलेंगे तब तो अपना आंसर राइटिंग करके बस ऐसे मोड़ के रख देना है, फंक्शन ज्वाइन कर लेना, ठीक। तो इस तरह से काम चलता रहेगा। हालांकि हम अपना तो आंसर राइटिंग नहीं रुकने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये टारगेट है, तो टारगेट पूरा करके ही आगे कुछ करना है। तो लव यू बाय, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट।